तो हम बात करते हैं यार सूर डायनेस्टी की, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट शेरशाह सूरी, है ना। इन्होंने एस्टेब्लाइज किया था सूर डायनेस्टी को किसके बाद? हुमायूं को हराने के बाद। ये 1540 से लेके 1556 तक चला था भाई, हुमायूं के जाने से लेके वापस आने तक। सो शेरशाह सूरी established the Sur dynasty after defeating हुमायूं। एंड ओरिजिनली जो फरीद थे, मतलब जो हसन खान का जो सर था, एक जागीरदार था भाई ससाराम के अंदर। इसने एक्सपांड किया था एम्पायर को, कैसे भाई पंजाब को कब्जा कर लिया था, है ना। मतलब जो शेरशाह सूरी थे फरीद थे, हसन खान के बेटे थे, है ना। इन्होंने एक्सपांड किया जो एम्पायर था उसको कंकर करके पंजाब को, मालवा को, सिंध को, मुल्तान को, बुंदेलखंड को पूरा कब्जा कर लिया था इन्होंने। ओरिजिनली फरीद, दैट इज सन ऑफ हसन खान, जागीरदार का बेटा था ससरम के अंदर ये शेरशाह सूरी। एंड इसने एक्सपांड किया जो टेरिटरी था उसको, एक्सपांडेड हिज एम्पायर बाय conquering पंजाब, मालवा, सिंध, मुल्तान एंड बुंदेलखंड। ओके, सो जो शेरशाह सूरी राज करते थे, जो इंडिया था, वो यहाँ पे जो टेरिटरी थी उसकी अगर हम बात करें तो कितना बड़ा हो चुका था भाई। सो जो टेरिटरी था वो यहाँ पे इतना बड़ा था भाई, ठीक है। सो इट इज सूर एम्पायर। एंड ये कंट्रोल करते थे जो मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया एक्सेप्ट असम, नेपाल, कश्मीर एंड गुजरात यार। कंट्रोल्ड most of the North India except Assam, Nepal, Kashmir and Gujarat। ओके, सो एक तरह से इन्होंने लड़ाई लड़ी थी यार राजपूत के खिलाफ टू कंसोलिडेट पावर। शेरशाह सूरी वेस्ट wars against Rajputs to consolidate power। ठीक है भाई। सो शेरशाह सूरी एस्टेब्लिश द सूर डायनेस्टी। एंड ये हसन खान का बेटा था शेरशाह सूरी, है ना, जो कि खुद जागीरदार था। इसने एक तरह से पंजाब को कनकर किया, मालवा को, सिंध को, मुल्तान को, बुंदेलखंड रीजन को, ज़्यादातर जो नॉर्दर्न इंडिया था इसी के कंट्रोल में था यार। ठीक है, एक्सेप्ट यहाँ पे कश्मीर इसके अंदर नहीं आता था, असम, नेपाल एंड गुजरात से मतलब सूर डायनेस्टी, सूर एम्पायर के अंदर नहीं आता था। लड़ाई लड़ी थी शेरशाह सूरी ने राजपूत के खिलाफ टू कंसोलिडेट पावर यार।
सो अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की अंडर द सू डायनेस्टी, सो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यहाँ पे जो शेरशाह सूरी थे, इसने एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यहाँ पे बनाया था यार, जिस जिस जो कि बेसिस था एक तरह से अकबर के गवर्नेंस का ना। शेरशाह सूरी के ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे अकबर ने यहाँ पे गवर्नेंस किया। सो शेरशाह सूरी established a strong administrative system, forming the basis for Akbar's governance। एंड सबसे ऊपर में यहाँ पे एम्पायर था, उसके नीचे में यहाँ पे सरकार थे, इसके नीचे में यहाँ पे परगनास। ओके, ये जो सरकार थे यहाँ पे चीफ सिकदार्स मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले लोग होते थे। चीफ सिकदार जो कि क्या करते थे भाई, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे। एंड चीफ मुंशीफ होते थे जो कि जज होते थे। परगनास की बात करें तो परगनास के अंदर सिकदार्स जो कि मिलिट्री को देखते थे, अमीन होते थे जो कि रिवेन्यू को देखते थे, फोटेदार जो कि ट्रेजरी को देखते थे, एंड कारखानास जो कि अकाउंटेंट्स होते थे यार। तो ये कारखाना बोला, कारकुन्स आर व्हाट, दिस आर अकाउंटेंट्स। ये हमने बात की अबाउट दी एडमिनिस्ट्रेशन किस किस लेवल में होता था। ठीक है, यहाँ पे एक तो एम्पायर ऊपर में, फिर इसके अंदर सरकार से, इसके अंदर परगनाज होते थे। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल। जाओ सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके की मिनिस्टर से फोर उसकी बात करें अगर, सो सेंट्रल गवर्नमेंट हैड 4 की मिनिस्टर्स। इसमें हम 4 मेन मिनिस्टर्स की बात करते हैं। एक तो दीवाने वजारत जो कि वज़ीर होता था, एंड ये जो वज़ीर है ये रिवेन्यू एंड फाइनेंस को देखता था यार। दीवाने वजारत के बाद दीवाने अरीज जो कि आर्मी को देखता था, आर्मी का हेड। सेंट्रल लेवल पे हम बात कर रहे हैं मिनिस्टर्स की जो कि देखते थे। एंड दीवाने रियासत मतलब सॉरी दीवाने रसालत की बात करें तो जो कि फॉरेन अफेयर्स को देखता था। एंड दीवाने इंशा जो कि कम्युनिकेशन को देखता था। ये 4 मिनिस्टर्स जो थे सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे होते थे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। दीवाने इंशा ये कम्युनिकेशन को देखते थे।
एंड इसके अंदर ये परगनास की तो बात की हमने। यहाँ पे जो परगनास थे है ना, इकतास होते थे यहाँ पे यार, जो फंक्शन करते थे एज एन एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ है ना। इनके अलावा भी यहाँ पे इकतास होते थे। इकतास फंक्शनड एज एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, छोटे यूनिट्स पे यहाँ पे छोटे लैंड्स में ये डिवाइडेड था। सो इकतास फंक्शन एज एन एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। ये हमने बात की अबाउट दी एडमिनिस्ट्रेशन यार, जिसमें हमने लेवल देखे एंड उसके बाद 4 इंपॉर्टेंट यहाँ पे मिनिस्टर्स की बात की एट द सेंट्रल लेवल। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हम बात करते हैं जो रिवेन्यू सिस्टम इस्तेमाल करते थे यहाँ पे शेरशाह सूरी, उसकी यार। रिवेन्यू सिस्टम यूज्ड बाय शेरशाह सूरी, जिसे हम बात करते हैं जो लैंड था वो यहाँ पे गुड बैड एंड मिडलिंग में क्लासीफाइड था सर्वे करके। लैंड सर्वेड एंड क्लासिफाइड into good, bad and middling। एंड 1/3 की बात करें तो जो 1/3 ऑफ जो ग्रॉस प्रोड्यूस था लोगों का, उसको ले लिया जाता था एज रिवेन्यू। मतलब एक तरह से ये टैक्स के फॉर्म में 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस को ले लिए जाता था। सो एंड जो ये टैक्स है, ठीक है, 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस, ये दोनों काइंड में भी और कैश में भी, वस्तु में भी और पैसे में, दोनों में दिया जा सकता था। सो टैक्सेस could be paid in cash or kind। जो कौलियात है, दैट इज जो एग्रीमेंट, लैंड एग्रीमेंट जो किया जाता था उसको हम क्या बोलते थे यार, है ना, काबुलियत। जो काबुलियत है दैट इज दी एग्रीमेंट डीड। एंड पट्टा, जो जमीन का यहाँ पे कागजात था, दैट इज द टाइटल डीड। प्रोटेक्टेड पीजेंट राइट्स, ठीक है, आज भी तो इस्तेमाल किया जाता है ये पट्टास जो है ना, उनके राइट्स को ये प्रिवेंट करते थे, प्रोटेक्ट करते थे, एक तरह से रिड्यूस करते थे ऑपरेशंस को। सो लैंड जो गुड बैड एंड मिडलिंग में क्लासिफाइड था, 1/3 को एक तरह से रिवेन्यू के फॉर्म में दिया जाता था। काबुलियत जो है वो एग्रीमेंट डीड है भाई, एंड पट्टा जो था वो टाइटल डीड है, ज़मीन किसी के नाम में है, एग्रीमेंट किया, काबुलियत किया। ये इनको एक तरह से प्रोटेक्ट करता था पीजेंट के जो राइट से, जो खेती कर रहे हैं उस ज़मीन में, एंड उनको ऑपरेशन से बचाता भी था। तो ये हमने बात की रिवेन्यू सिस्टम की। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मिलिट्री रिफॉर्म्स यहाँ पे शेरशाह सूरी ने लाए उसकी। मिलिट्री रिफॉर्म्स की बात करें तो ईच सोल्जर हैज़ अ डिस्क्रिप्टिव रोल, मतलब एक चेहरा होता था जो रिकॉर्ड किया जाता था, उसका काम था एक हर सोल्जर का। ईच ईच सोल्जर्स हैड अ डिस्क्रिप्टिव रोल, दैट इज चेहरा विच इज recorded
एंड यहाँ पे जो मिलिट्री रिफॉर्म्स थे दे वेर इंट्रोड्यूस, इस तरह से इन्होंने एक ब्रांडिंग जो था, ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस को हम बोलते हैं दाग, जो कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, जो कि कहाँ से इंस्पायर था, अलाउद्दीन खिलजी से। तो अलाउद्दीन खिलजी भी यहाँ पे हॉर्सेस को ब्रांड करते थे। सो क्योंकि जो जितना बढ़िया हॉर्स होगा उतना अच्छा काम आएगा भाई लड़ाई में। सो इंट्रोड्यूस ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, दैट इज दाग ऑफ horses inspired by अलाउद्दीन खिलजी। सी हमने बात की अबाउट द मिलिट्री रिफॉर्म्स यार ड्यूरिंग दी शेरशाह सूरी। अगर हम कल्चरल कंट्रीब्यूशन की बात करें, शेरशाह सूरी क्या कल्चरल कंट्रीब्यूशन था यार। सो जो मलिक मोहम्मद जैसी, इन्होंने एक तरह से पद्मावत को लिखा था, है ना, ड्यूरिंग दी शेरशाह रिजीम, कल जिसके ऊपर मूवी भी बनी है पद्मावत के ऊपर। सो कल्चरल कंट्रीब्यूशन की बात करें, सो मलिक मोहम्मद जैसी रोट पद्मावत ड्यूरिंग शेरशाह रिजीम, ये मूवी बनी है इसी के ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन की बात करें, सो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन के अंदर क्या रोल रहा था यहाँ पे इनके समय, शेरशाह सूरी के समय। तो जो ग्रैंड ट्रंक रोड था जो कि बंगाल को पंजाब से कनेक्ट करता था, उसको यहाँ पे इन्होंने रिस्टोर किया। रेस्ट हाउसेस जिसको सराइज कहते थे, वो रास्ते में बनाया फॉर ट्रैवलर्स यार इन्होंने। रिस्टोर दी ग्रैंड ट्रंक रोड, that is Bengal to Punjab, and constructed rest houses, that is sarais for travelers। ग्रैंड ट्रंक रोड को रिस्टोर किया, रेस्ट हाउसेस बनाए यार ट्रैवलर्स के लिए। एंड जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, इट एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम चिटागोंग, जो बंगाल में चिटागोंग है वहाँ से काबुल तक ये फैला हुआ था। extending it from Chittagong, that is in Bengal, to Kabul in Afghanistan। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन में हम बात करते हैं कि जो शेरशाह सूरी थे, इन्होंने चार एक तरह से 4 मेजर हाईवेज बनाए थे। जिसमें हम बात करते हैं जो सोनार गांव टू सिंध तक कनेक्ट करता है,
जो आगरा टू बुरहानपुर को कनेक्ट करता है, जो जोधपुर टू चित्तौड़ को कनेक्ट करता है, जो लाहौर को कनेक्ट करता है मुल्तान से। ये 4 मेजर यहाँ पे हाईवेज बनाए थे भाई शेरशाह सूरी ने। ना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया रिफॉर्म में करेंसी सिस्टम में, जिसमें इन्होंने स्टैंडर्डाइज कॉइन्स लाए भाई। सो introduced a reformed currency system with standardized coins। जहाँ पे हम बात करते हैं जो सिल्वर है, सिल्वर को रुपया कहते थे, एंड जो कॉपर था उसको दाम कहते थे। सिल्वर कॉइन्स आर कॉल्ड एज रुपया एंड जो कॉपर कॉइन्स आर नोन एज दाम। एंड जो सिल्वर है, सिल्वर रूपी यहाँ पे इसके समय इट रिमेन स्टैंडर्ड करेंसी फॉर सेंचुरीज यार। जो इसने इंट्रोड्यूस किया था दिस सिल्वर रूपी रिमेन्ड स्टैंडर्ड करेंसी फॉर सेंचुरीज। आज भी हम यहाँ पे रुपी का इस्तेमाल करते हैं। एंड कस्टम ड्यूटीज इंट्रोड्यूस किया भाई ट्रेड को बूस्ट करने के लिए किसने? शेरशाह सूरी ने। इंट्रोड्यूस्ड कस्टम ड्यूटीज टू बूस्ट ट्रेड। एंड यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर हम बात करते हैं कि शेरशाह सूरी ने एक हॉर्स पोस्ट मिल, एक तरह से यहाँ पे एक मिल सर्विस शुरुआत की। एंड पीजेंट वॉरफेयर जो था उसको, जो किसानों लोग का जो वॉरफेयर है उसको यहाँ पे प्रायोरिटाइज किया। पीजेंट को भी वॉरफेयर में इंक्लूड करेंगे। सो ये हमने बात की अबाउट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसमें सिल्वर रूपी को एक तरह से जो स्टैंडर्ड बनाया इन्होंने करेंसी के लिए, बहुत सालों तक रहा। कस्टम ड्यूटीज लाया टू बूस्ट ट्रेड एंड हॉर्स पोस्ट एक मेल सर्विस भी यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में लाया भाई शेरशाह सूरी ने। सो रिलीजियस पॉलिसीज़ की हमने बात की कि भाई ये एडमिनिस्ट्रेट करता था जस्टिस को इम्पार्शली एंड मेंटेन करता था विजिलेंस को ओवर जुडिशियल ऑफिसर्स के, जुडिशियल ऑफिसर्स ठीक से काम करे उसको ये देखता था। एंड जिजिया टैक्स था वो कंटिन्यूड था भाई। और उसके जो नोबिलिटी थे उसमें ज़्यादातर अफगान्स थे, बिकॉज ये खुद भी एक अफगान्स था। ये हिंदूज़ को एक इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री पोजीशंस में रखता था, अपॉइंट करता था। ये चाहता था कि जो इंडिया है रिकॉग्नाइज करता था कि इंडिया जो ज़मीन है भाई हिंदू मुस्लिम दोनों का है। एंड जो लोगों को इक्वल ट्रीट करता था भाई इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन यार। सो ये हमने बात की अबाउट द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ शेरशाह सूरी। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो शेरशाह सूरी का आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या योगदान रहा है? आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर हम बात करते हैं कि जैसे जो इन्स हैं, मॉस्क हैं, रोड्स हैं, ये बनाए भाई शेरशाह सूरी ने। जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उसको फेमस जो कि है, जो कि किसको, चिटागोंग को कनेक्ट करता है भाई किससे? यहाँ पे जो ग्रैंड ट्रंक रोड है इट कनेक्ट चिटागोंग टू दी पंजाब, मतलब काबुल उसे कनेक्ट करता है, वो इसने बनाया यहाँ पे। सो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इम्पॉर्टेंट योगदान रहा है भाई शेरशाह सूरी का। ही बिल्ट इन्स 15 साल ही रूल किया, बट बहुत सारा योगदान रहा इसका 15 साल के रूल में। कुछ लोग अपने 80 साल के रूल में भी, 60 साल के रूल में भी कुछ नहीं कर पाते, इसने 15 साल में बहुत कुछ कर दिया शेरशाह सूरी ने।
So built in mosque and roads with the Grand Trunk Road being the most famous, and founded an entirely city near Delhi on the bank of Yamuna. एंड जो नोटेबल आर्किटेक्चर कंट्रीब्यूशन अगर हम बात करें शेरशाह सूरी की, नोटेबल आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन के अंदर हम बात करते हैं जो किला इकुन्हा मॉस्क है, जो कि किसने बनाया है भाई, पुराना किला के अंदर है, शेरशाह सूरी ने बनाया है। ठीक है, किला इकुन्हा मॉस्क इन पुराना किला के नाम से जाना जाता है, जो कि दिल्ली के अंदर है। एंड जो शेरशाह सूरी मस्जिद है पटना के अंदर, वो भी शेरशाह सूरी ने बनाया है। शेरशाह सूरी मस्जिद इन पटना। जो राहतस फोर्ट है वो भी किसने बनाया है, राहतस फोर्ट इज मेड बाय शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी टूम जो है, जो कि सासाराम, जो कि बिहार के अंदर है, बिकॉज ये इनके जो पिता थे सासाराम के ही जागीरदार थे। सो इन्होंने वहीं उसी रीजन में ज़्यादातर रूल किया। सो रोहतस फोर्ट भी इन्होंने बनवाया। एंड जो शेरशाह सूरी टॉम्ब है, जो कि सासाराम बिहार के अंदर है, वो एक तरह से एक मास्टरपीस है भाई इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। शेरशाह सूरी टूम की सासाराम बिहार में है, विच इज अ मास्टरपीस ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ये हमने नोटेबल आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशंस की बात की भाई ऑफ शेरशाह सूरी। नाउ इस डायनेस्टी के इम्पोर्टेंस की बात करें तो हमने देखा कि भाई शेरशाह सूरी ने मॉस्क बनाए, इंस बनाए, रोड्स बनाए, यहाँ पे अपने ड्यूरेशन में जो एंटायर सिटी है वो बनाया एक तरह से दिल्ली के पास, द बैंक ऑफ रिवर यमुना। इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, इनके डायनेस्टी का क्या इम्पोर्टेंस रहा है हिस्ट्री के अंदर। इम्पोर्टेंस ऑफ द सू डायनेस्टी। पहला इंसान जिसने मुगल्स को हराया लड़ाई में यार, मतलब पहला रूलर। सो रूल फॉर ओनली 5 ईयर्स, है ना, 25 साल तक सू डायनेस्टी चला था, बट शेरशाह सूरी से 5 साल तक रूल किया। बट जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इसने लाया उसका एक लास्टिंग इम्पैक्ट था भाई शेरशाह सूरी के। सो रूल फॉर ओनली 5 years, yet his administrative reform left a lasting impact. इवन हुमायूं ने भी प्रेस किया यार हिम। इसका जो किताब, जो टीचर्स ऑफ किंग जो है उस्ताद बादशाह, उसमें यहाँ पे इनकी तारीफ़ की है शेरशाह सूरी की। हुमायूं ने खुद, जो हारा है उसने खुद तारीफ़ की। अगर रूलर की तो भाई मानना तो पड़ेगा, जो है ना। तो उस्ताद
बादशाहन जिसको बोलते हैं टीचर्स ऑफ किंग में हुमायूं ने इनकी तारीफ की है। एंड हिज रिफॉर्म influence Akbar and his successors and were later adopted by the British. Now decline of Sur Empire की बात करें जो शेरशाह सूरी थे वो 1545 में इनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ द इंजरीज यार, जो कि एक्सीडेंटल गन पाउडर जो था बम फटने की वजह से कालिंजार के अंदर, तो इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद जिसके सक्सेसर्स थे, शेरशाह सक्सेसर्स वो वीक थे, उसीलिए तो फिर से हुमायूं ने अटैक किया एंड 10 साल बाद तो 1555 में जाके इसको हरा दिया। इसके जो वीक सक्सेसर्स थे उसको फिर से रूल करना चालू कर दिया। शेरशाह सूरी डाइड इन 1554 due to injuries from an accidental gunpowder explosion at कालिंजार। एंड जो शेरशाह सूरी के जो सक्सेसर्स थे वो कमज़ोर थे यार, एंड दे वे डिवाइडेड, सो मेंटेन नहीं कर पाए पॉलिसीज़ को शेरशाह सूरी को, सो दे फेल टू मेंटेन हिज पॉलिसीज़। सो ये हमने बात की अबाउट डिक्लाइन ऑफ द सूर एम्पायर की। एंड जो वीक सक्सेसर्स थे वो यहाँ पे कमज़ोर थे, तो बाद में फिर से हुमायूं ने अटैक किया और रूल कर लिया। सो हमने बात की अबाउट द डिक्लाइन ऑफ सूर एम्पायर, इंपॉर्टेंस ऑफ हिज डायनेस्टी यार, जो आर्किटेक्चर एंड आर्ट में इंपॉर्टेंट नोटेबल कंट्रीब्यूशंस की बात की, रिलीजियस पॉलिसी जो कि इस्तेमाल करते थे शेरशाह सूरी उसकी बात की, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन में क्या योगदान था इनका, कल्चरल कंट्रीब्यूशन, मिलिट्री रिफॉर्म्स जो इन्होंने लाया, रेवेन्यू सिस्टम्स में क्या चेंजेस लाए शेरशाह सूरी ने, एडमिनिस्ट्रेशन में कैसा होता था इनके समय वो देखा। एंड सू डायनेस्टी कहाँ से कहाँ तक था भाई, किस किस रीजन में ये रूल करते थे शेरशाह सूरी। जैसे हसन खान एक जागीरदार थे ससरम के, वो बिहार में जो है उसके यहाँ पे बेटे थे। तो ये हमने बात की अबाउट दी सू डायनेस्टी।